नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। पिछली वीडियो में हमने ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के जितने ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में समझा है। थोड़ा सा आज देख लेते हैं सौरमंडल के बारे में। तो देखिए, सूर्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ये जो शब्द हैं, इन्हीं को अगर हम परिभाषित करते हुए संयुक्त रूप से देखें तो ये एक परिवार कहलाएगा, और वो जो परिवार है उसी को सौरमंडल कहेंगे। ठीक है, तो इस परिवार का जो मुखिया है उसको बोलेंगे सूर्य। सौरमंडल का जो मुखिया है, जो पिता है, उसको बोलेंगे क्या? सूर्य। तो अब सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, सूर्य के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कुछ बातें समझाई थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और थोड़ा सा आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक डायग्राम देखिए, मैंने थोड़ा बनाने का प्रयास किया है। तो इसमें जो भाग हमें दिखता है, यानी कि जिस भाग को हम आंखों से देख पाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल। याद रखिएगा, प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल मतलब फोटोस्फीयर। तो जिस भाग को हम देख पा रहे हैं आंखों से, उसी को बोलेंगे प्रकाश मंडल। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा यही भाग हमें दिखता रहे, क्योंकि आप देखते हैं कि ग्रहण भी लगते हैं। तो जब ग्रहण लगते हैं तब क्या स्थिति होती है? तो एक और डायग्राम मैं बनाकर उसको प्रयास करता हूँ आप लोगों के सामने कि सही से समझा पाऊँ। देखिए, अब क्या हुआ, क्योंकि जो सूर्य है वो यहाँ मैंने मान लिया कि यहाँ स्थित है, यहाँ है आपकी पृथ्वी। तो इसकी परिक्रमा करने के लिए इनके पास उपग्रह होते हैं। ज़्यादातर ग्रहों के उपग्रह हैं। तो वो उपग्रह यानी कि चंद्रमा उनकी परिक्रमा करते रहेंगे। तो परिक्रमा करते रहेगा, तो जैसे मून, तो चंद्रमा बीच में आ गया, तो ये हो गया आपका सन। तो यहाँ सन का जो यानी कि सूर्य का प्रकाश है वो किस पर पड़ेगा? चंद्रमा पर। और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। तो इसी को बोलेंगे सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जो है आपका प्रतिपदा या अमावस्या, ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिपदा या अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, अब देखिए, जैसे ये मैंने रेड कलर से जो बनाया, मैंने सूर्य बनाया, और ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया वो चंद्रमा। तो मैं ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सूर्य जो है वो चंद्रमा के कुछ भाग से ढक गया, और जो भाग ये बाहर है, ये मैंने ऐसा माना कि यहाँ से क्या हो रहा है, आपका प्रकाश हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्रकाश हमें दिख रहा है। तो जब प्रकाश बाहर निकलने का प्रयास करेगा किनारों से, तो उसी को बोलेंगे कोरोना। क्या बोलेंगे? कोरोना। ठीक है, तो कोरोना पूछा जाता है कि कोरोना क्या है। तो याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय जो बाह्यतम भाग हमें दिखाई देता है सूर्य का, वह कोरोना कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे, अगर आप पृथ्वी से सूर्य की तुलना करते हैं, यहाँ आपका हो गया सन, तो जो न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी किसकी? पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो सूर्य की है वो है आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि बताइए भाई सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 14.70 करोड़ न्यूनतम दूरी है। अच्छा, यही अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, अधिकतम दूरी कितनी है आपकी, तो कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, सूर्य का अगर मैं व्यास पूछूं, तो सूर्य का जो व्यास अगर मैं पूछूं तो आप कितना बताएंगे? 139,200 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि
सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट अगर पूछे जाएं तो वो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और इसी तरह के पूछे जाते हैं यहाँ से कि जैसे आप देखेंगे कि सूर्य की बाहरी जो सतह है, तो बाह्य सतह का जो तापमान है, बाह्य सतह का तापमान वो कितना है, तो वो है आपका लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। जबकि नासा इसको कितना मानती, नासा ने बताया इसको 5500 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो 6000 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पुस्तकों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अच्छा, जो सूर्य है उसके केंद्र का तापमान कितना है, केंद्र का, तो याद रखिएगा केंद्र का जो तापमान है वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ऐसे सही से लिखेंगे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना, 15 डिग्री याद रखिएगा। तो सूर्य के बारे में कुछ हमने चीज़ें पढ़ ली, ठीक। और थोड़े से फैक्ट हम देख लेते हैं, जैसे सौर ज्वाला और सौर कलंक, इस तरह के फैक्ट्स को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे अभी सूर्य है, तो अब जैसे सूर्य है तो सूर्य जो है, सूर्य के चमकने का कारण मैंने आपको पहले बताया था कि सूर्य के जो चमकने का कारण है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या बताया था मैंने, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो किस में परिवर्तित हो रही है, हीलियम में। यानी कि दो अणु मिलकर एक नए अणु का निर्माण करते हैं जो अधिक ऊर्जावान रहता है और नया रहता है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन नाभिकीय संलयन कहलाया। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि उसकी ऊर्जा मिलती रही, और ऊर्जा जो है वो सूर्य को चमकने में मदद करती है। देखिए, अब क्या होता है कि सूर्य के कुछ भाग से जो परमाणु हैं, सूर्य के कुछ भाग से जो परमाणु हैं वो अत्यधिक ऊर्जा पाकर क्या होते हैं कि वायुमंडल में चले जाते हैं। कहाँ, वायुमंडल में चले जाते हैं। अब ये वायुमंडल में जब गए तो ये टकराएंगे वायु के कणों से, तो रंगीन प्रकाश उत्सर्जन करेंगे। क्या, रंगीन प्रकाश, ठीक है। तो ये जो गए थे कण, इन्हीं को बोलते हैं, याद रखिएगा, सौर ज्वाला। क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला। याद रखिएगा कि जो कण बाहर गए, जो बहुत ही अधिक ऊर्जावान कण बाहर गए, जो सूर्य की आकर्षण शक्ति को भेद कर बाहर चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सौर ज्वाला कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सौर ज्वाला है जिस भाग से गई, तो वहाँ क्या होता है, देखिए मैंने स्पॉट ये धब्बे से दिखाए, तो ये काले धब्बे से जो हैं, ये काले क्या कहलाते हैं भाई, ये काले धब्बे भी तो कुछ कहे जाते होंगे, क्योंकि यहाँ ऊर्जा जो है वो खत्म हो गई एक तरीके से, बहुत लंबा समय लगता है उसको सही होने में। तो काले स्पॉट जो हैं वो क्या कहलाएंगे, सौर कलंक। क्या कहलाएंगे, सौर कलंक। तो आपको थोड़ा सा इतना क्लियर हुआ, आपको सौर ज्वाला के बारे में पता चला, आपको सौर कलंक के बारे में पता चला, आपको सूर्य के कोरोना के बारे में पता चला जो बाह्यतम भाग है, आपको प्रकाश मंडल के बारे में पता चला, आपको ये पता चला कि सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी पता चली, आपको व्यास पता चला, आपको नाभिकीय संलयन के बारे में पता चला, आपको यह भी पता चला कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो प्रतिपदा और अमावस्या को होता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उन्हीं को याद रखते चलिए, और इसी तरीके से आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके ग्रह यानी कि प्लैनेट। तो जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, वो तारों की परिक्रमा करने का काम करते हैं। क्या करते हैं भैया ग्रह, तो ग्रह जो हैं वो ग्रह यानी कि प्लैनेट क्या काम करते हैं, तारों की परिक्रमा करने का काम करते हैं। तारों की परिक्रमा, जैसे सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा करने का काम कौन करेंगे, 8 ग्रह कर रहे होंगे, ठीक है। तो पूर्व में ये कितने ग्रह माने जाते थे, पूर्व में ये 9 ग्रह माने जाते थे। कितने, 9 ग्रह माने जाते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तारों की परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड हैं उनको क्या बोलेंगे, तारों की परिक्रमा करने वाले, मैं लिख ही देता हूं, करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, आपके ग्रह कहलाते हैं। तो ये वाला फैक्ट पूरा हो गया। अच्छा, क्या ये प्रकाशमान रहते हैं, मतलब इनका स्वयं का प्रकाश होता है, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, तो नहीं, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, अपना
प्रकाश नहीं होता। ये आपको याद हो गया। चलिए, ये किसके प्रकाश से चमकते हैं फिर? जब इनके पास अपना प्रकाश नहीं है तो कारण क्या है फिर इनके चमकने का? तो इनके चमकने का कारण है सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश से ही जो है ये ऊर्जावान रहते हैं या चमकते रहते हैं, और ये ऊष्मा भी सूर्य के प्रकाश से ही लेते हैं। अच्छा, एक बात और, जब ये परिक्रमा करते हैं तो किस दिशा में करते हैं? तो याद रखिए, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। क्या? पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद भी तो होंगे, कोई ऐसे ग्रह भी तो होंगे जो पश्चिम से पूर्व नहीं करते होंगे, पूर्व से पश्चिम करते होंगे। तो है ना भैया, वो हैं तो पूर्व से पश्चिम। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमा कर रहे हैं? तो वो कौन से हो गए ऐसे ग्रह जो आपके पश्चिम से पूर्व को परिक्रमा कर रहे हैं? तो उनका नाम है शुक्र और अरुण। तो याद रखिएगा, वो कौन से ग्रह हो गए? शुक्र और अरुण ग्रह। इतना मुझे लगता है आपको थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि जो तारे हैं उनकी परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, और इनमें कुछ ऐसे ग्रह हैं, कुछ क्या, सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम में अपनी परिक्रमा करते हैं। अपनी नहीं, मतलब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? क्या सूर्य किसी की परिक्रमा करता है? मैंने बताया था कि जो गैलेक्सी है यानी कि आकाशगंगा है, आकाशगंगा के जो केंद्र है उसको बोलते हैं गैलेक्टिक सेंटर। तो सूर्य उसी की एक तरीके से परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, वैसे बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड में जो सेंटर में है वो कौन स्थित है? सूर्य। तो ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य। ये बात मैंने आपको बताई थी, कोपर्निकस ने ये बात कही थी। उससे भी 1000 साल पहले वराहमिहिर ने ये बात बोली थी। जबकि इसके उल्टे यानी कि विपरीत ये बात किसने बोली थी? प्लूटो ने बोली थी कि पृथ्वी जो है वो केंद्र पर स्थित है, बाकी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको थोड़ी समझा दी थी। तो चलिए अब कुछ और अच्छा सा सीखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिया सूर्य, मैंने क्या लिया? सूर्य। तो सूर्य तो फिक्स रहेंगे, तो बाकी के सारे ग्रह तो भाई इसकी परिक्रमा करेंगे, इस तारे की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि ये पिता है। तो पिता की परिक्रमा करेंगे बच्चे। अब उन बच्चों के नाम मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो है, जो सबसे नज़दीक है वो है बच्चे आपका बुध, फिर है आपका शुक्र, फिर है आपकी पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर है आपका, यहाँ है आपका मंगल, यहाँ है आपका बृहस्पति। मैं थोड़ा ये सही से एक बार इसको सही से लिख देता हूँ। देखिए, जो आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बाद कौन आएगा? मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर आपका वरुण, और एक सबसे लास्ट में हमने मान लिया कौन? यम। कौन? यम। कौन माना? सबसे लास्ट में हमने माना यम को। ठीक है, अभी उसको 2006 में बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो उसे पढ़ने की अभी खास ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ जो 8 ग्रह हैं जिनको माना जाता है, जो 8 ग्रह के रूप में जो माने जाते हैं, उन्हीं को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह हो गया? बुध। तो इनको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ये स्थिति में है, ये उसी क्रम में है जैसे जो पास पड़ता है। अगर मैं पूछूं सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है, फिर उसके बाद कौन है भाई? शुक्र है, फिर उसके बाद कौन है? फिर पृथ्वी है। तो इसी को मैं याद करा देता हूँ। देखिए, ये बी से बुध, शुक्र और पी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी बोलते हैं ना उसे। तो बस आप अभी थोड़ा सा बस ऐसे समझ लीजिए, बीएसपी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक शब्द लिया में, और ये बृहस्पति है ना, तो मैंने यहाँ से व्र लिया, और यहाँ लिया मैंने आ, और यहाँ लिया एक शब्द वे। तो क्या हो गया? एक पूरी ट्रिक बन गई आपकी। क्या बन गई? बीएसपी में वर्षा वर्षा आवे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये 8 के 8 ग्रह जो हैं वो क्रमवार लगे हुए हैं। क्या? क्रमवार लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए
कुछ और फैक्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो परिक्रमा करने का क्रम होगा तो सबसे पहले परिक्रमा कौन करेगा, तो सबसे पहले परिक्रमा जो सबसे पास होगा, फिर उसके बाद कौन परिक्रमा करेगा, जो उसके बाद होगा। तो इसी तरीके से अगर आप वरुण को देखेंगे तो वरुण का पथ जो है, यानी कि वरुण का जो परिक्रमा का रास्ता है, पथ है, वो बहुत लंबा होगा। तो इसीलिए ये सबसे अधिक समय में परिक्रमा करेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये बीएसपी में वर्षा आने वाली जो ट्रिक है वो भी हाथ याद रखिए। अच्छा, एक बात और, यहाँ से कुछ और फैक्ट निकलते हैं भाई, उन्हीं को देखते हैं। देखिए, ये जो आपके 4 ग्रह हैं, कौन से, ये जो आपके 4 ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह भाई? देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हीं को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे इनको? आंतरिक ग्रह। क्या? आंतरिक ग्रह। तो ये जो आंतरिक हैं, इन्हीं को ही और नाम से जाना जाता है ग्रह, पार्थिव ग्रह। ठीक है। और जो बाहर वाले ग्रह हैं, यानी कि ये जो 4 बचे हुए हैं, इनको हम बोलेंगे बाह्य ग्रह। क्या? बाह्य ग्रह। ठीक है, बाह्य ग्रह याद रखिएगा। हाँ, और ये जो बाह्य ग्रह हैं, इन्हीं को ही हम ग्रह भी कहते हैं। क्या? जोवियन ग्रह। तो जोवियन ग्रह जो हैं, वो जोवियन मतलब बृहस्पति के जैसा। ठीक है, तो जोवियन ग्रह जो हैं वो कैसे हैं? जो बाह्य ग्रह हैं। वो कौन कौन से हैं? वर्षा, आवे, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया स्थिति के हिसाब से। अगर मैं बात करूं कि भाई स्थिति के हिसाब से तो ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इनके आकार के हिसाब से भी तो बताओ कि कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा कौन है। तो उसी तरीके से बच्चे हम ऐसे याद करेंगे, जो आपका सबसे लास्ट वाले हैं ना, देखिए सबसे लास्ट में कौन है? बृहस्पति, शनि, फिर आपका अरुण, फिर आपका वरुण। इसका मतलब ये हो गया कि ये सबसे बड़े कौन है? बृहस्पति। उसके बाद बड़े कौन है? उसके बाद कौन छोटे हैं? तो उनसे छोटे वो हो गए शनि, फिर हो गए अरुण, फिर हो गया आपका वरुण। तो अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर उसके बाद कौन हो गया? आपका शनि हो गया। फिर उसके बाद कौन हो गया? फिर अरुण हो गया। अच्छा, ये कौन हो गया का मतलब क्या है कि क्या शनि बृहस्पति से बड़ा है? नहीं। देखिए, मैंने यहाँ ग्रेटर, जो लेस देन और ग्रेटर देन वाला मार्क है वो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आता रहे कि बृहस्पति जो हैं वो शनि से बड़े हैं, और शनि किससे बड़े हैं? अरुण से बड़े हैं, और अरुण किससे बड़े हैं? आपके वरुण से बड़े हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक। अब कौन बचेगा? अब कौन है? अब बचेगा आपका पृथ्वी। कौन? पृथ्वी। तो पृथ्वी में कौन है? अब ये आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन हो गया आपका? फिर आपका हुआ शुक्र। ठीक है, और फिर आपका हो गया मंगल, और फिर आपका हुआ बुध। अब भाई मैंने तो लिख दिया, लेकिन आप कैसे याद करेंगे? तो चलिए मैं आपको याद कराता हूं। तो देखिए, यहां अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर डालूं तो ये क्या हो गया आपके? 4 5 6 7 है ना, और ये हो गया आपका 3 2, ये आपका हुआ 4 1। ठीक है, चलिए, तो आपने 4 तो ये आसानी से याद हो जाएंगे कि जो सबसे लास्ट के हैं वही सबसे बड़े हैं, जो सबसे लास्ट के हैं वही सबसे बड़े हैं। लेकिन अब कौन आएगा? तो अब आएगी अपनी पृथ्वी। ठीक है, तो आप कौन आएगी? आपकी पृथ्वी। तो ये आपके हो जाएंगे आकार के हिसाब से। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो अब कौन आई इन 4 के बाद में? पृथ्वी। तो पृथ्वी के बाद में, पृथ्वी के बाद कौन आएगी? तो देखिए, जैसे मौसा मौसी, मामा दूसरे वाले मामा, चाचा फिर दूसरे वाले चाचा, या ताया जी। तो इसी तरीके से जो शुक्र है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या? पृथ्वी के जुड़वा बहन। तो पृथ्वी के जैसा ही है, तो इसलिए उसको शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो अब वो आएगा, तो पृथ्वी आई, पृथ्वी के बाद में उसकी बहन आई। पृथ्वी के बाद अब 2 ग्रह आपके पास बचे हुए हैं ना, एक बचा हुआ है मंगल और एक बुध। तो बताइए कौन दिन पहले आता है?
मंगल, तो इसलिए मंगल फिर बुध, तो इसके हिसाब से ये बड़ा हो गया, ठीक है बच्चे, और ये आपका छोटा। तो इतना क्लियर हो गया, मुझे लगता है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब जो जितने भी ग्रह हैं फटाफट फटाफट उनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट हम समझ लेते हैं जितना आपकी परीक्षाओं में आता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं सबसे छोटे ग्रह की, ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे छोटे ग्रह की यानी कि बुध की मैं बात करता हूं, तो बुध के बारे में ये बात है कि भाई एक तो सबसे छोटा है, ये बात मैंने बता दी आपको, और 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। कितने? सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। एक बात और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि बुध और शुक्र, कौन? बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। तो कौन से हो गए आपके? एक तो हो गया बुध और एक हो गया आपका शुक्र। इनके क्या है? उपग्रह नहीं हैं, बाकी सबके हैं, ठीक है। तो ये 88 दिन में परिक्रमा कर लेगा। और आपने देख लिया ये आंतरिक ग्रह भी है, ये क्या कहते हैं, ऐसे कहा जाता है कि वायुमंडल का अभाव है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ खास ऐसी बात नहीं, ठीक है। जितना आपने पढ़ना था वो आपको पता चल गया। जैसे सबसे छोटा है, ये सब बातें मैंने बच्चे ऊपर बता चुका हूँ, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने आप भी लिख सकते हैं। कितने समझदार हो गए कि आप खुद भी लिख सकते हैं। मैं उसको देख लेता हूँ। देखिए शुक्र, तो ये सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है, ठीक है। इसी को सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, जो नाम है वो इसी के हैं। सबसे चमकीला ग्रह जो है वो यही है। याद रखिएगा कि इसी को क्या कहा जाता है? सांझ का तारा और भोर का तारा। चंद्रमा के बाद अगर आप देखेंगे ना रात्रि के समय, तो यही एकमात्र ग्रह होगा जो बहुत अधिक चमक रहा होगा। तो चमकीला ग्रह हो गया, सांझ का तारा, और पृथ्वी जुड़न भी तो कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और एक बात मैंने आपको ये बात बताई कि भाई ये जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है। अच्छा, ये परिक्रमा करने वाला फैक्ट भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो 225 दिन 225 डेज में क्या करता है? परिक्रमा कर लेता है ना, ठीक। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे आगे, तो अभी मैं सिर्फ मेन बात बताता हूँ कि एक तो जो इसका उपग्रह है, इसका उपग्रह कौन सा है? वो है आपका चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। और 365 दिन में परिक्रमा करती है ये। 365 दिन में क्या करती है? परिक्रमा, ठीक है। इतना पता चल गया। इसी को जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीले रंग का प्रतीत होती है, तो नीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, ठीक है। और यहाँ जीवन है, इसलिए इसे जीवन वाला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के बारे में तो बहुत कुछ है, जैसे इसकी आकृति के बारे में। तो इसकी आकृति कैसी है? शेप कैसी है इसकी? तो कैसी है? जियोड। कैसी है? जियोड। तो आप याद रखिएगा कि इसकी आकृति कैसी है? जियोड है, ठीक है। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए तो देखिए, जैसे और क्वेश्चन पूछा जाए आपका कि जैसे परिभ्रमण काल, ये कि तो आपने देख लिया परिक्रमण, तो परिभ्रमण काल कितना है? परिभ्रमण, अच्छा, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। तो मैक्सिमम जितने अभी तक पेपर आए, क्योंकि सारी बुक जो हैं वो अलग अलग थोड़ा सा मानने का प्रयास करती हैं, कुछ 8 मिनट 16 सेकंड, कुछ 8 मिनट 17 सेकंड, कुछ 8 मिनट 22 सेकंड। तो जितने भी पेपर आप देखेंगे तो उनमें ज़्यादातर आपको मिलेगा 8 मिनट, ठीक है। तो उनमें ऑप्शन जो रहेगा वो 8 मिनट लगाइएगा, यही सबसे सही है और आता रहता है ये। तो याद रखिएगा कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये क्या है? इसका परिभ्रमण काल। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप खड़े हुए हैं तो अपनी जगह खड़े खड़े आप चारों तरफ घूम जाएं, चक्कर नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो हो गया, ये क्या कहलाएगा? आपका
परिक्रमण। किसी बिंदु के सापेक्ष अगर आप घूम जाएं तो ये क्या कहलाएगा, परिक्रमण। और जबकि आप खड़े हैं ऐसे इधर को मुंह करके, तो फिर आप यहाँ खड़े हुए हैं, फिर ऐसे किसी भी दिशा में, और फिर आप वापस इसी जगह घूम गए, तो ये क्या है आपका परिक्रमण। याद रखिएगा परिभ्रमण और परिक्रमण में दोनों में क्या अंतर है, तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रहेगा। चलिए अब मंगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मंगल, देखिए मंगल के ना 2 उपग्रह हैं, तो वो बहुत फेमस है। एक का नाम है फोबोस, फोबोस, और ये बहुत बड़ा है फोबोस, और एक है आपका क्या है, डीमोस। तो ये इसके क्या हैं, याद रखिएगा उपग्रह हैं। क्या है, उपग्रह। तो ये कैसा ग्रह है, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। लाल, पूछा जाए कि कौन सा ग्रह, तो वो कौन सा है आपका, मंगल है। अच्छा, ये कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है, तो आप देखेंगे 687 डेज लगाता है। ये लगता है परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है, 687 दिन इसको लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अच्छा, एक बात आपको समझ में आई गई होगी कि भाई ये जो है ये चौथा ग्रह है। कौन सा, चौथा ग्रह है। अच्छा, डिमोस के बारे में एक फैक्ट और बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिमोस है, ये डिमोस, ये सौरमंडल का सबसे छोटा, सबसे उपग्रह है। तो पूछा जाए कि बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो कौन सा है आपका, डीमोस। याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंगल है, तो मंगल का एक सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल पे ना, तो उसको बोलते हैं निक्स ओलंपिया। क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। तो पूछा जाए कि भाई निक्स ओलंपिया क्या है, तो आपको पता चल गया कि एक मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत है, वो है निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट है ना, तो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्स जो हैं पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। मंगल के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है कि भाई, अब देखते हैं चौथा, 5वां ग्रह। तो 5वां ग्रह आपका बच्चे कौन सा है, तो आपने देखा अभी बीएसपी में वर्षा आवे वाली बात आपको मैंने समझा ही दी है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं 5वें ग्रह के रूप में। तो 5वां है आपका बृहस्पति। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बृहस्पति जो है वो आपका 5वां है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है वो और अधिक टाइम लगाएगा, है ना। ये क्या है, और अधिक टाइम लगाएगा मंगल से। तो याद रखिएगा कि 11.9, ठीक है। तो कहीं कहीं 12 वर्ष भी आता है, तो 11.9 या फिर 12 वर्ष में क्या करता है, ये परिक्रमा करता है। क्या करता है, 12 वर्षों में अपनी परिक्रमा करता है। तो ये ऐसा आपको याद रखना है। और सबसे मेन बात क्या है, इसकी सबसे मेन बात ये है कि ये जो ग्रह है इसका जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो गया, आपका बुध हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको दोनों में पता चल गई। एक और फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो परीक्षाओं में आता है, तो अलग कलर की आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे। ये जो बृहस्पति है, इसमें तारे, जो तारा होता है ना, तारा, तो तारे और ग्रह के गुण भी हैं। तो तारे और ग्रह के गुण यानी कि दोनों के संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो वो पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है भाई जिसमें तारे के गुण भी हैं और ग्रह के गुण भी हैं। चलिए अब फटाफट शनि को देखिए। शनि के बारे में बोला जाता है कि ये वलय वाला ग्रह है। इस पर जो मध्य रेखा है, इसकी मध्य रेखा पर 7 वलय पाए जाते हैं, ठीक है। उनके नाम तो नहीं आएंगे लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, ये कितने में करता है, 9.5 वर्ष में परिक्रमा करता है, ठीक है। 29.5 वर्ष में क्या करता है, परिक्रमा करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको दिया कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, एक और फैक्ट है इसी के बारे में कि इसी को ना गैसों का गोला ये भी पूछा जा सकता है। तो गैसों का गोला, तो याद रखिएगा कि गैसों का गोला किसको कहा जाता है, गैसों का गोला कौन सा ग्रह है,
तो वो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चे, थोड़ा सा आपको याद रखना है। गैसों का गोला कौन सा ग्रह है आपका? शनि। अच्छा, अभी आप पढ़ी होगी करंट अफेयर में, तो ये पढ़ा ही होगा आपने कि जो शनि है ना, जो शनि है उनके सबसे ज़्यादा ग्रह वो हैं क्या? उपग्रह। तो शनि के हाल ही में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो आपको पता चल गया कि किसके हैं भाई, वो शनि के हैं। ठीक है, तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके कितने हैं? 82। याद रखिएगा कितने? 82। तो शनि आपको पता चल गया कि वलय वाला ग्रह है, जिसके सात वलयों के रूप में पाया जाता है ना। और दूसरी बात आपको ये भी पता चल गई बच्चे कि जो शनि है उसके कितने उपग्रह हैं? 7 उपग्रह हैं। कितने? 7 उपग्रह। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 7 उपग्रह, 7 नहीं 82 उपग्रह, 82 उपग्रह हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले 62 थे, पहले कितने थे? 62। अब 20 और मिले हैं तो कितने हो गए? 82 हो गए। और उससे पहले जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे वो कभी बृहस्पति के हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब इनके 20 और मिले हैं, तो इसलिए 82 जो है इनके उपग्रह हो गए, 82 उपग्रह हो गए, और इसलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं के ही हैं। अच्छा, इनका एक उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। टाइटन, रिया आदि इन्हीं के नाम है, वो उपग्रह हैं। तो याद रखिएगा जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो शनि का बुध के बराबर है ये। तो ऐसा याद रखिएगा कि जो एक टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है, जो सबसे बड़ा है, जो बुध के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो शनि है उसका रंग जो है वो नारंगी है। ठीक है, तो मंगल ही की तरह है ये एक तरीके से। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगर हम बात करें तो सेम ही है। चलिए अब अगला ग्रह देख लेते हैं। तो जो अगला ग्रह है वो है आपका 8वां ग्रह, तो उसको बोलेंगे हम अरुण। क्या बोलेंगे? अरुण। तो अरुण के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, 7वां ग्रह, क्योंकि 6ठा पढ़ा है हमने। तो जो आपका अगला ग्रह है वो है आपका अरुण। तो अरुण मतलब यूरेनस। ठीक है, तो यूरेनस जो है इसकी जो खोज हुई थी 1 में हुई। किसके द्वारा? विलियम हर्शेल। याद रखिए ये क्वेश्चन आता है, बाकी तो खास नहीं आता इसमें। विलियम हर्शेल, तो याद रखिएगा विलियम हर्शेल। ठीक है, तो विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी 1781 में, और ये 7वां ग्रह है। ठीक है, और आकार में आप देखेंगे तीसरा ग्रह है, सबसे बड़ा तीसरा ग्रह है। मेन बात बस इसकी यही है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि अक्षीय झुकाव इसका काफी अधिक है, तो इस वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अच्छा, ये कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है? वर्ष में परिक्रमा करता है। कितने दिन में? 84 वर्ष में परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, और एक बात और है कि जैसे मैंने आपको बताया शनि के साथ साथ इसमें भी क्या है? वलय हैं। तो बस और क्या कहते हैं? डेल्टा, और एक है इप्सिलॉन। ठीक है, 5 है, तो वो याद रखिएगा कि 5 वलय हैं। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और एक है आपका इप्सिलॉन, ये आपका। अब 8वें ग्रह के बाद में बात कर लेते हैं, तो कौन सा है आपका? 8वां वरुण। ठीक है, इसको बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रह है इसकी जो खोज थी वो जोहान गोले ने की थी। याद रखिएगा, ये खगोल शास्त्री थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और कहते हैं इसके 13 हैं। ठीक है, तो उपग्रह जो है इसके 13, उनका नाम है टिट्रॉन, और एक का नाम है मेरिड। प्रमुख कभी अगर प्रश्न आया तो इस तरीके से पूछा है, वर्ष में परिक्रमा कर लेता है। ये फैक्ट आपको बच्चे याद रखना है कि 165 में 165 परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला जो है, मैंने आपको बताया था कि एक ग्रह था उसको प्लूटो बोलते हैं। ठीक है, तो प्लूटो का क्या हुआ कि इसकी जो खोज है वो 1930 में की गई थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो प्लूटो है, प्लूटो जो 9वें ग्रह के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन हालांकि 2006 में इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा था कि अपनी कक्षा में तो घूम नहीं रहा था, साथ साथ दूसरे की कक्षा में भी चला जाता था। तो जो उन्होंने परिभाषित किया कि ग्रह की परिभाषा क्या होगी, उसके हिसाब से ये दूसरे की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, बार बार घुस रहा है, तो इस वजह से इसको बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो प्लूटो या फिर इसको बोलते हैं यम, है ना,
यम भी बोला गया, इसे कुबेर भी बोला गया। तो 1930 में खोज हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1930 में। क्या नाम था? क्लाइड। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर याद रखिएगा कि क्लाइड टॉम्बैग नाम है उनका, जिन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि उपग्रह किसके थे, क्योंकि हमने ग्रहों के बारे में पढ़ लिया, सौरमंडल की हम परिभाषा देख ही रहे थे। तो अब हम उपग्रहों के बारे में देख लेते हैं। तो उपग्रह क्या करते हैं, उपग्रह किन्हें कहते हैं? तो उपग्रह होते हैं वे आकाशीय पिंड होते हैं और जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। बस याद रखिएगा कि क्या कर रहे हैं कि एक तो आकाशीय पिंड है, तो ये क्या करेंगे, अपने ग्रहों की परिक्रमा करेंगे, अपने ग्रहों की परिक्रमा करेंगे और साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जैसे और दूसरी बात मैंने आपको ये बात बताई थी पहले कि जो शुक्र है और बुध है, क्या उसके उपग्रह हैं? तो इनके उपग्रह नहीं हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। चलिए, उपग्रह का समझ आया कि ये कैसे होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि बच्चे ये जो हैं किससे चमकते हैं, सूर्य की जो प्रकाश है उसी के कारण ये चमकते हैं, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, अब देख लेते हैं उल्काश्म। उल्काश्म, उल्काश्म या उल्का पिंड। उल्काश्म अलग हो गया और एंड कर देते हैं उल्का पिंड। ठीक है, तो ये क्या होता है उल्काश्म और उल्कापिंड? तो देखिए क्या होता है कि जो अंतरिक्ष है ना उसमें कुछ घूमते हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पिंड हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि वो आपस में टकराते रहे होंगे कभी, जब उत्पत्ति के आधार पर जब देखते हैं तो धूल और गैस के हैं ये, धूल प्लस गैस से निर्मित हैं ये। तो ये क्या होता है कि ये घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, और घूमते 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 क्या होता है कि पृथ्वी का जो आकर्षण है, ठीक है, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की ओर आएंगे, ये मान लीजिए, तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उस पर आएंगे। लेकिन क्या होता है कि बीच में वायुमंडल भी तो है, तो बीच में वायुमंडल है, तो वायुमंडल से जब इनका घर्षण होता है, वायुमंडल में जब ये प्रवेश है तो वायुमंडल से ये चमकने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब चमकने लग जाते हैं तो ये कुछ भाग जो है इनका आकर्षण की वजह से जलने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, टूटा हुआ तारा भी इन्हीं को हम बोलते हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी के जैसे नज़दीक आते हैं तो बहुत अधिक तो भाग ऐसा होता है कि जल चुका होता है, लेकिन कुछ भाग ऐसा होता है कि जो नहीं जलता और वो जो है वो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी पे जला हुआ भाग है, जो जला हुआ राख है, उसको जले हुए भाग को हम जो जल गया है, जो ऐसा भी तो होगा कि जो अध जले हैं भाग जो है वही क्या कहलाया, पिंड, तो उल्का पिंड कहलाया वो। ठीक है, तो क्या हुआ, उल्का पिंड, और निर्माण हो जाता है। तो जब मैं झील थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तब वहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। उल्का पिंड हो गया, उल्काश्म हो गया। चलिए अब देख लेते हैं पुच्छल तारा या धूम तारा। देखिए ये धूम पुच्छल तारे के रूप में जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो क्या होते हैं कि वो ऐसे हैं कि जो आकाशीय धूल है, मतलब क्योंकि आकाश में भी तो धूल है, तो आकाशीय धूल जो है तो उसी की वजह प्लस हिमानी है ना, हिमानी जैसे उनके कारण क्या होता है कि एक का निर्माण, एक गोले का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत दूर रहते हैं। अब जैसे यहाँ सूर्य है, ये क्या है आपका सूर्य, तो ये कहीं बहुत जैसे लंबी बनती चली जाती है, क्योंकि जब ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे तो बर्फ जमती रहेगी, वो हिमानी जो है वो जमती रहेगी और लेकिन रहेंगे ये सूर्य से दूर। अब जैसे जैसे ये पास आते चले जैसे आता हुआ चला जाएगा, क्या होगा कि ये जो है इनका जो भाग है वो पिघलता हुआ चला जाएगा। और ऐसे कहा जाता है कि जो इनका जो पूंछ है वो बहुत लंबी हो जाती है। क्या हो जाती है, ये बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये आगे से तो ऐसे रहेंगे और पीछे से इनकी पूंछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, सूर्य के जैसे नज़दीक आता रहेंगे तो भाग जो है वो पिघल के नीचे गिरता रहेगा कि नहीं, तो जो हिमानी है, जो बर्फ़ है, वो जल के रूप में गिरती रहेगी, है ना, बूंदों के रूप में गिरती रहेगी, बर्फ पिघल रहेगा और पूंछ जो है वो आपकी छोटी होती रहेगी। तो ये जो शीर्ष भाग है, जो अगला भाग है, इसी को कोमा भी कहता रखेगा कि भाग जो है वो इसका कोमा है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है
कितने साल बाद दिखाई देता है, तो याद रखिएगा कि ये 76 साल बाद दिखाई देता है। एक तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कब? 1986 में। 1986 में। अब पूछा जा सकता है कि ये अब कब दिखाई देगा, तो उस तरीके से आप जो है प्रश्नों का आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं। चलिए ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, वो है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में आप थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह जो आपके हैं वो क्षुद्र ग्रह, ये जैसे मंगल, आपने डायग्राम में देखा मंगल, और इधर है आपका बृहस्पति, तो इनके बीच में छोटे जो हैं बहुत अधिक मात्रा में जो पिंड के रूप में, ग्रहों के रूप में पाए जाते हैं, तो उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मतलब छोटे ग्रह। ठीक है, ये छोटे छोटे से होते हैं और बहुत अनुमान है कि ये बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, निर्माण इनका बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ठीक है, लेकिन यह है कि ये खंडित भाग कहे जा सकते हैं, कि जैसे जो ग्रह हैं उनके मुख्य रूप से जो खंडित भाग हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वही हैं उनके, उन्हीं के भाग हैं छोटे छोटे। तो ये एक पट्टी सी पाई जाती है जो क्षुद्र ग्रह के रूप में, जिसको हम जानते हैं। तो इस वीडियो में लगभग हम लोग इतना ही, और अगली वीडियो में हम इसको आगे करेंगे, पृथ्वी की गतियों को समझेंगे। तो तब तक आप देखते रहिएगा।